नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और रोज की तरह दोपहर 1:30 बजे हम हाजिर होते हैं ईरान युद्ध से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों को लेकर, ताकि आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर ऑथेंटिक, क्रेडिबल, वेरीफाइड खबरें ढूंढने की जरूरत ना पड़े। और आज इस व्लॉग में मैं आगे बात करूंगी आज की एक बहुत बड़ी खबर की, जो जुड़ी हुई है अमेरिकी सेना में हुए एक फेरबदल से, जिसके तहत अमेरिका के जो आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हैं उनको उनके पद से हटा दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते हैं, अपने पहले एडमिनिस्ट्रेशन में भी हर दूसरे दिन हम जब नींद से जागते थे तो देखते थे कि उनका कोई ना कोई बड़ा जो पदाधिकारी है उसकी बाय बाय कर दी गई है, उसकी छुट्टी कर दी गई है। और अब एक युद्ध के बीच में आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को हटा दिया जाना, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को भी पद से हटा दिया है। इन मसलों पर मैं आपको ताजा जानकारी दूंगी कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, लेकिन एक क्विक रिमाइंडर, अगर आप इस चैनल के वीडियोस को पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, कंटेंट आप शेयर कीजिए और अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए फ्रेश अलर्ट्स के लिए। कल हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट की है नोएडा से कि ऊंची ऊंची इमारतों के सामने वाली जो बस्तियां हैं और स्लम्स हैं, जहां पर दिहाड़ी मजदूर रहते हैं, गरीब रहते हैं, वो किस संकट से इस वक्त जूझ रहे हैं, पलायन को मजबूर हो रहे हैं बड़े शहरों से ऊर्जा संकट की वजह से, जो दरअसल उभरा है इसी युद्ध की वजह से। लेकिन आइए फिलहाल जो है आपको मैं बताती हूं कि इस वक्त जहां तक ईरान के अंदर हमलों का सवाल है और उसमें इस वक्त जो आंकड़े दिए गए हैं ईरान के रेड क्रिसेंट की तरफ से, इसमें बताया जा रहा है कि आपके अगर हम तस्वीरों को देखें, ये जो बॉम्बिंग की तस्वीरें हैं, ये ताजा तस्वीरें हैं जो एक B1 ब्रिज को बॉम्ब से उड़ा दिया गया है, जहां तक अमेरिका और इजराइल के फोर्सेस का सवाल है। तो ईरान की जो रेड क्रिसेंट है, जो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया भर में अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट क्षेत्रों में काम करती हैं, इन्होंने आंकड़े जारी किए हैं। रेड क्रिसेंट ने कहा कि ईरान में 1,17,239 सिविलियन यूनिट्स को डैमेज किया गया है पूरी तरीके से। मतलब युद्ध में जब हम कहते हैं कि आपके कुछ अंतरराष्ट्रीय नियम कानून होने चाहिए, एक प्रोपोर्शनेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्स होना चाहिए, 1,17,239 सिविलियन यूनिट्स को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। इनमें से 93,544 रिहायशी मकान हैं, यानी कि लोग यहां पर रहते थे, जिन घरों को पूरी तरीके से आपने उड़ा दिया है। 46,447 रेजिडेंशियल कमर्शियल यूनिट्स अकेले तेहरान में हैं, जिनको आपने बर्बाद किया है। इन लोगों को आप बताइए, जब भी युद्ध खत्म होगा, अपनी जिंदगी को रिबिल्ड करने में कितने मुश्किलात होंगे। और जो सबसे शर्मनाक आंकड़ा है वो है कि किस तरीके से 316 अस्पतालों, इमरजेंसी क्लिनिक्स को भी उड़ाया गया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत, जो अमेरिका ने इस वक्त लॉन्च किया हुआ है ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ मिलकर। 316 इमरजेंसी यूनिट, 763 स्कूलों को बर्बाद किया गया है ईरान के अंदर। मिनाफ स्कूल तो आपको याद ही है, जो एलिमेंट्री स्कूल जिसमें बच्चे मारे गए, 160 से ज्यादा 7 से 12 साल की उम्र के बच्चे। ऑपरेशनल व्हीकल्स, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स, इन सबको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और ईरान में चूंकि एक बहुत ब्लैकआउट चल रहा है लंबे वक्त से, तो जो फुल स्केल ऑफ डैमेज है वो बाद में पता चलेगा। लेकिन जरूरी बात यह है कि ये सारे जो हैं, आप इस जो ब्रिज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये मिलिट्री टारगेट्स नहीं है, सैन्य टारगेट्स नहीं है। ये आम लोगों से, आम नागरिकों से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनको आप निशाना बना रहे हैं, जिनको आप निस्तनाबूद कर रहे हैं, जिससे ये सवाल पूछा जाना चाहिए, ये लड़ाई आपकी सैन्य ताकतों के खिलाफ है, रिजीम के खिलाफ है, या ईरान के आम लोगों के खिलाफ है, जिनकी आजादी के नाम पर आपने इस युद्ध की शुरुआत की थी, जिन औरतों के आजादी के नाम पर आपने कहा था कि आप इस युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहां जहां तक इस ब्रिज का सवाल है, आपको हम बता दें कि ये जो B1 ब्रिज है, ये एक बेहद ही, इसको एक इंजीनियरिंग मार्वल के तौर पर भी देखा जाता है इस पूरे क्षेत्र में। उसके साथ ही देखिए, ये पहाड़ी क्षेत्रों में है, तो ये बहुत सारे गांवों को जोड़ता है, लोगों के लिए ये की आर्टेरियल ये ब्रिज है। और इस ब्रिज के तहत जो है, ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई, अगर आप हमारे ब्रिजेस को उड़ा रहे हैं, तो आप सोचिए कि अगर अमेरिका में गोल्डन गेट ब्रिज हो, कैलिफोर्निया में,
बहुत मशहूर ब्रिज है, जब भी टूरिस्ट जाते हैं, बाहर से लोग जाते हैं तो यहां जरूर जाते हैं। अगर उसको कोई आकर उड़ा दे तो आप उसको क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे ना कि वो आतंकी हमला है, कि वो एक टेरर अटैक है। ये मोहम्मद साफा भी पूछ रहे हैं ट्विटर पर। तो ये जो B1 ब्रिज है, ये हाईएस्ट ब्रिज है ईरान में। ये मिडिल ईस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है। और क्या इसे एक वॉर क्राइम के तौर पर कानूनी रूप से नहीं देखा जाना चाहिए? आपने पूरी की पूरी इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है, जो कराज क्षेत्र से आपकी जो नॉर्दर्न के क्षेत्र है उसको जोड़ता है, और ये हुआ है नौरूज के 13वें दिन में, जिसको दरअसल नेचर डे कहते हैं। तो सिजदा बेदार जो है नौरूज के 13वें दिन में जो है, नौरूज खत्म होने के बाद में 13वें दिन में सिजदा बेदार जब आप मना रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, नेचर डे, प्रकृति के दिन के तौर पर आप मानते हैं, उस दिन यहाँ पर लोगों की भारी तादाद थी इस ब्रिज में मौजूद, क्योंकि डोमेस्टिक टूरिस्ट भी आते हैं, लोग आते हैं। इस ब्रिज को आपने जो उड़ाया है, इसमें माना जा रहा है कि कम से कम दर्जनों जो सिविलियंस हैं वो तो या तो चोटिल हुए हैं या उनकी जानें गई हैं। और आप देखिए किस तरीके से जो है इसे उड़ा दिया। रिपोर्टर्स यहां पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये एक शख्स ने ट्विटर पर डाला कि किस तरीके से जब रिपोर्टर्स यहाँ ट्विटर आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस दौरान इस ब्रिज को निशाना बनाया गया है। तो अब्बास अराक्ची जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, और उन्होंने लिखा है एक्स के पोस्ट पर कि स्ट्राइकिंग सिविलियन स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग अनफिनिश्ड ब्रिजेस विल नॉट कंपेल इरानियंस टू सरेंडर। देखिए मोहम्मद साफा का ट्वीट कि अगर हमने गोल्डन गेट ब्रिज को अगर ईरान ने निशाना बनाया, आप उसे आतंकी हमला कहेंगे ना? ये एक मानवीय अपराध क्यों ना माना जाए? और ये देखिए अब्बास अराक्ची की ट्वीट, जहां वो कहते हैं कि इट ओनली कन्वेज द डिफीट एंड मोरल कोलैप्स ऑफ एन एनिमी इन डिसअरे। अगर आप इस तरीके से निशाना साध रहे हैं सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो ये दिखाता है कि आप फिजिकली भी, कैपेसिटी वाइज भी, और नैतिकता के आधार पर भी जो है आपकी सेना कोलैप्स हो गई है। इसीलिए आप इन ब्रिजेस को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मेडिकल क्लिनिक्स, रिहायशी मकान, रिहायशी इलाकों पर बमबारी करना, एक पूरे के पूरे ब्रिज को इस तरीके से उड़ा देना। और इसके पहले भी हमने देखा था कि तेहरान के अंदर में जो पास्चर इंस्टीट्यूट है 1920 में एस्टैब्लिश, उसको निशाना बनाया गया, जहां न्यूक्लियर साइंस की पढ़ाई होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कैंपस को बर्बाद किया गया, जहां फ्यूचर जो वैज्ञानिक है ईरान के वो तैयार होते हैं। इन लोगों के भविष्य को आपने जिस तरीके से खत्म किया है, अब्बास अराक्ची इसे कह रहे हैं कि भाई ये जो है आपकी पूरी तरीके से नैतिक जो हार हो रही है इस युद्ध में, उसी को ये दर्शाता है। तो हमने कहा कि पहले आपको जानकारी दे दें कि किस तरीके से जो है बर्बादी का आलम नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान टूट चुका है, हार चुका है। ईरान के जवाबी हमले जो हैं वो लगातार यहां पर जारी हैं। दूसरी खबर मैं आपको ये भी बता दूं कि लेबनान में, आपको याद है हमने अभी कुछ दिन पहले वहां पर एना मारिया ओहान से बात की थी, जो कि फ्रंटलाइन जर्नलिस्ट है। उस बातचीत को जरूर देखिएगा। इजराइल की वहां पर जो ग्राउंड ऑफेंसिव जारी है, बमबारी जारी है, दक्षिणी लेबनान में, बेरूट में भी वहां पर काफी भारी मात्रा में वहां बमबारी की जाती है। वहां पर जर्नलिस्ट की जाने गई हैं, और साथ ही आपकी जो यूएन पीस कीपर्स हैं, कम से कम 3 यूएन पीस कीपर्स अभी यहां पर मारे जा चुके हैं। लेबनान में लाखों लोग एक बार फिर से विस्थापित हुए हैं। 2 साल पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से इजराइल ने इन्वेड किया था लेबनान को, क्योंकि लेबनान हिजबुल्लाह का भी गढ़ है। हालांकि जो लोग भूल जाते हैं कि हिजबुल्लाह दरअसल वहां की राजनीतिक सियासत का हिस्सा है, वो इलेक्ट होकर आया है, तो वहां पर उसकी राजनीति में जो है एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन आपने 3 जर्नलिस्ट को ये कहकर मार गिराया कि ये तो भाई हिजबुल्लाह के लिए ऑपरेट करते हैं, उनको हम लोगों के तमाम कोऑर्डिनेट्स शेयर कर रहे थे और इसीलिए जो है वो आतंकी हैं, तो हमने तो आतंकियों को जो है यहां पर मारा है। ये सारे के सारे जो हैं इन्हें वॉर क्राइम्स के तौर पर ही देखा जाता है। लेकिन जिस तरीके से लेबनान में इस वक्त आपकी जो जर्नलिस्ट के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के जो पीस कीपर्स हैं, क्योंकि वहां पर जो बॉडी है यानी कि यूनिफिल, वो वहां पर एक सीज फायर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। और आज वहां पर जो है जिस तरीके से आप देख रहे हैं फ्यूनरल सेरेमनी हुई, थोड़ा सा मैं आपको सुनाती हूं पहले इन विजुअल्स को। We stand together in grief. We gather to honor 3 brave Indonesian peacekeepers.
Earlier today, there was a solemn ceremony that तो ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लेबनान में भी जिस तरीके से हमले हुए हैं और यूएनफिल के जो तमाम लोग मारे गए हैं, 3 लोग मारे गए हैं, उनको रिस्पेक्ट दिया गया और उनकी जो अंतिम यात्रा है उसकी तस्वीरों को भी आप देख रहे हैं यहाँ। एंटोनियो ग्यूटेरेस जो कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, वो एक बार फिर से अपील कर रहे हैं कि जिस तरह के हालात लगातार एस्केलेट हो रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। ये जो वायलेंस पूरी तरीके से स्पाइरल कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र पूरी तरीके से हेल्पलेस नजर आ रहा है। एक के बाद एक जो भी युद्ध की स्थिति बनी है, रूस यूक्रेन के बीच हो या गाजा को जिस तरीके से फ्लैटन आउट कर दिया, नरसंहार किया इजराइल ने, या फिर अब ये लड़ाई। बहरहाल आपको सुनाते हैं कि एंटोनियो ग्यूटेरेस ने आखिर क्या कहा है ताजा बयान में। To the United States and Israel, it's high time to stop the war that is inflicting immense human suffering and already triggering devastating economic consequences. To Iran, to stop attacking their neighbors. Security Council has condemned these attacks and reaffirmed the need to respect navigational rights and freedoms along critical maritime routes, including the Strait of Hormuz. Conflicts do not end on their own. They end when leaders choose dialogue over destruction. That choice still exists and must be made now. तो एक बार फिर से जो है एंटोनियो ग्यूटेरेस की अपील है कि डायलॉग के जरिए, कूटनीति के जरिए, बातचीत के जरिए जो है इस युद्ध को रोका जाए। और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप तो जहां सीधे तौर पर धमकियां दे रहे हैं, कल उन्होंने ये तक कह दिया था अपने 19 मिनट के संबोधन में कि वो ईरान में अगले 2-3 हफ्तों में इतनी ज्यादा बमबारी करेंगे अगर डील नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई, कि वो उनको पाषाण युग यानी कि बिल्कुल स्टोन एज में वापस लेकर चले जाएंगे। और ईरान ने कहा कि भाई ये जो आप स्टोन एज में ले जाने की बात कर रहे हैं, ये धमकियां कोई काम नहीं आने वाली हैं। और उनकी जवाब जो है वो लगातार जारी है। अब यहां पर जो हालात बने हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, 40 देशों ने एक ऑनलाइन मीटिंग भी की थी कल। भारत भी इसमें शामिल हो रहा है कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी को खत्म करवाया जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो साफ कर दिया है कि भाई मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है वो अब एग्जिस्ट करना चाह रहा हूं। लेकिन उनसे यही सवाल बार बार पूछा जाना चाहिए कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर बंद क्यों हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो आप ही है ना, जिम्मेदार तो इजराइल है, नेतन्याहू है, आप हैं, क्योंकि आप लोगों ने इस युद्ध की शुरुआत की बिना किसी औचित्य के, बिना किसी साफ गोल के, और तभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो एक सामरिक टूल के तौर पर ईरान ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप एग्जिट होने की बात कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की जो विदेश मंत्री हैं पेनी वोंग, उन्होंने भी ये जो 40 देशों की मुलाकात में शिरकत किया है। एक लंबा सा पोस्ट लिखा है ट्विटर पर जिसमें वो कहती हैं कि आई जॉइंड ओवर 40 कंट्रीज ऑन अ कॉल ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एज पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल एफर्ट्स टू रीओपन द क्रिटिकल वाटरवे। And Iran's de facto closure of the strait, coupled with its attacks on commercial vessels, civilian infrastructure, including oil and gas facilities, is causing unprecedented energy supply shocks and impacting oil and fuel prices. आप लोगों को एक बार जरूर एक हेड्स अप दे दूं, एक बहुत बेहतरीन इंटरव्यू हमने की है एम्बेसडर जावेद अशरफ के साथ में, जो भारत के पूर्व एम्बेसडर रह चुके हैं फ्रांस में, यूएस में सीनियर रोल में, ज्वाइंट सेक्रेटरी के रोल में लंबे वक्त तक उन्होंने उस डेस्क पर काम किया है, प्रधानमंत्री कार्यालय में सर्व कर चुके हैं। और वो इस पूरे युद्ध के कॉन्टेक्स्ट को लेकर, कैसे ये युद्ध पूरे क्षेत्र को बदल रहा है, दुनिया भर के जो जियोपॉलिटिक्स है उसको बदल रहा है, नए अलायंसेस लेकर आ रहा है, चीन की राइज के लिए इस युद्ध के क्या मायने हैं, तमाम मुद्दों पर बात की है। वो आप शाम 7:30 बजे आज और कल 2 हिस्सों में देख सकते हैं, और रविवार को पूरी बातचीत को आप एक बार में आप उसे देख सकते हैं। बहुत अच्छी पाठशाला है, एक इतिहास को लेकर एक अच्छी बातचीत है, वो आप जरूर देखिएगा। बहरहाल अब जो है मैं वापस आती हूं आज की टॉप खबर पर, जिसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप खिसियाए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं, कोरी धमकियां दे रहे हैं, और अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो हैं लगातार वो कहीं ना कहीं गोलियां दाग रहे हैं। गोलियां दाग रहे हैं, फिजिकल गोलियां नहीं, लेकिन हां जिस तरीके से फायरिंग हो रही है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, उस खबर पर हम आपको थोड़ी जानकारी देते हैं कि आखिर क्या हो रहा है।
ये जो आप शख्स हैं जिनको आप देख रहे हैं, ये दरअसल अमेरिका के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हैं और इनको अभी हटा दिया गया है युद्ध के बीच में। जब एक दिन पहले ही आपको याद दिला दे कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में बाकायदा ये कहा था कि हम 2-3 हफ्ते जो है अभी इस ये युद्ध और जारी रहेगा और इतनी ट्रूप बिल्डअप हो चुकी है पश्चिम एशिया में। उसके बीच में रैंडी जॉर्ज जो कि ये यूएस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इनको उनके पद से हटा दिया गया है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि 2 तारीख को पीट हेग्सेथ जो कि सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, यानी कि अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं, उनका फोन जाता है रैंडी जॉर्ज को और कहते हैं कि आप अपने पद से हट जाइए। अभी इनके कार्यकाल में 1 साल का वक्त और बाकी है। 4 साल का वक्त होता है, 4 साल की ड्यूरेशन होती है, समय सीमा होती है इन लोगों की। तो पेंटागन के जो मुख्य प्रवक्ता हैं शॉन पार्नेल, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर कहा और उन्होंने कहा कि जॉर्ज अमेरिकी सेना के 41वें चीफ ऑफ स्टाफ के पद से तत्काल प्रभाव से रिटायर हो रहे हैं। रैंडी जॉर्ज के बारे में आपको बता दूं कि ये वेस्ट पॉइंट जो मिलिट्री एकेडमी है, वहां से उन्होंने पढ़ाई की थी। 2023 में बेसिकली जो बाइडेन जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने इनको इस पद पर एलिवेट किया था। और अब अमेरिकी मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रही है कि इनकी जगह आर्मी वाइस चीफ ऑफ स्टाफ जनरल क्रिस्टोफर लानेव, ये इंटरिम कार्यवाहक जो है आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ अब शायद बनेंगे। वैसे पार्नेल ने जो है ये युद्ध में परखे हुए नेता के तौर पर उनको पेश किया जा रहा है, लेकिन जरूरी बात यह है कि पीट हेग्सेथ जो हैं वो इनके काफी खास हैं। और जो आपके पीट हेग्सेथ हैं, इसमें जरूरी बात यह है, आपको बता दूं कि जब से वो पेंटागन में आए हैं, कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की छुट्टी कर चुके हैं, जिससे ये सवाल उठने लगा है कि आखिर अमेरिका में हो क्या रहा है। इतने लार्ज स्केल जो फायरिंग्स होती हैं डिफेंस सेना जैसे कॉम्प्लेक्स में, आप सोचिए ऑपरेशन सिंदूर अगर जारी है और भारत ने आर्मी चीफ की छुट्टी कर दी, कैसे देखेंगे आप उस खबर को? तो इसीलिए आपने जब नेवल ऑपरेशंस, एयरफोर्स के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ, इन जैसे तमाम 1 दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों की छुट्टी की पिछले कुछ महीनों में, तो इसे फायरिंग के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। इसे एक शब्द हम यूज करते हैं पर्ज, जो चीन में खूब देखने को मिलता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तरफ से खबरें आती हैं कि उन्होंने अपनी टॉप शी जिनपिंग ने जो है इतने सारे नेताओं को एक साथ हटा दिया। वो जो पर्जिंग करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि जिसकी भी थोड़ी सी अलग सोच हो, थोड़ी डिसिडेंस हो, थोड़ा क्रिटिकल हो, उनको हटा दो और यस मैन को लेकर आओ जो पूरी तरीके से लॉयल हो आपके इरादों को लेकर। आप जो कहें उसी में वो हामी भरे और वही जो अपना काम है उसको वो पूरा करें। तो रैंडी जॉर्ज के जाने के बाद में ये अब निश्चित रूप से बहुत सवाल आने लगे हैं कि आखिर क्यों उनको हटाया गया, क्योंकि फॉक्स न्यूज कह रहा है कि जब पीट हेग्सेथ ने उनको फोन किया था, उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी कि क्या कोई मिसकंडक्ट हुआ है, क्या कोई ऑपरेशनल फेलियर के तौर पर मान रहे हैं ईरान के अंदर, या कोई नीतियों को लेकर जो है कोई मनभेद कुछ हुए हैं। सीधे तौर पर जो है उनको जाने के लिए कह दिया। देखिए अभी तक ये जो लॉन्ग लिस्ट है जिसमें लोगों को निकाला गया है, कोस्ट गार्ड कमांडेंट एडमिरल लिंडा फेगन, डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस में आए थे, उनको उन्होंने निकाल दिया था। चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस एडमिरल लीजा फ्रैंचेटी, Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Charles Q. Brown Jr., Vice Admiral Shoshana Chatfield, Director of the National Security Agency and U.S. Cyber Command General Timothy D. Haw, Air Force Vice Chief of Staff James C. Jim Slife। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि शामिल हैं और कुछ वो लोग भी हैं जो ट्रंप शासन से, ट्रंप के साथ जो है मतभेदों की वजह से रिजाइन कर चुके हैं, जिसमें जो हिंट का नाम सबसे ऊपर आता है, जो उनके काउंटर टेररिज्म हेड को जो है वो हेड कर रहे थे। और अभी बस कुछ ही दिन पहले जो है इसी युद्ध के बीच में उन्होंने रिजाइन किया है, ये कहते हुए कि उनके मतभेद हैं कि इस युद्ध की अंडरस्टैंडिंग को लेकर युद्ध को आप और एस्केलेट कर रहे हैं।
तो क्या ये मुमकिन है कि रैंडी जॉर्ज कहीं ना कहीं आई टू आई नहीं देख रहे थे इस प्रशासन के साथ में, युद्ध को लेकर उनके जो है अपने कुछ डिफरेंसेस थे और इसीलिए जो है वो उसको हटाना चाह रहे हैं। तो तभी जनरल जो क्रिस्टोफर लानेव हैं, जो हेक्सेट के अपने मिलिट्री एड रह चुके हैं पूर्व में, अगर उनको इंटरिम चीफ बनाया जा रहा है तो ये लग रहा है कि बेसिकली अपने लॉयलिस्ट्स को प्रमोट कर रही है ये प्रशासन। और एक पेज पर शायद नहीं है जहां तक आर्मी का व्यू है ईरान युद्ध का और जहां तक इन तमाम टॉप लीडर्स का सवाल है। वैसे एक और इंटरेस्टिंग फायरिंग हुई है यहां पर, ये पैम बॉन्डी है। डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी वफादार हुआ करती थी, डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी तारीफें करती थी, ये यूएस की अटॉर्नी जनरल थी डोनाल्ड ट्रंप की, और पैम बॉन्डी को भी जो है हटा दिया गया है। ये माना जा रहा है कि जेफरी एप्स्टीन फाइल्स, आपको याद है ना, जो पीडोफाइल, सीरियल पीडोफाइल से रिलेटेड बच्चों के साथ जो है दुष्कर्मों के जो तमाम मामले हैं, जो पूरा हॉट फाइल है और जिसके बारे में अमेरिकी लोग कहते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उस फाइल की खबरों को दबाने के लिए, क्योंकि उसमें डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से लिप्त माने जाते हैं, कि उस फाइल की खबरों को दबाने के लिए इस युद्ध की शुरुआत की गई है कहीं ना कहीं। तो पैम बॉन्डी को भी जो है डोनाल्ड ट्रंप ने गुड बाय कह दिया है। 2016 से 20 के बीच में भी यही होता था। हम लोग जब रात में सोने जाते थे और सुबह जागते थे तो देखते थे कोई ना कोई उनके कैबिनेट से, जॉन बोल्टन हो, कोई ना कोई जो नेता है उनको निकाल दिया जाता था। अब यही हो रहा है। तो एक बहुत डेस्परेट सिचुएशन में है डोनाल्ड ट्रंप, एक ऐसे वक्त में जब ईरान कह रहा है कि भाई आप अगर ग्राउंड इन्वेजन करना चाहते हैं आप आइए, प्लीज कम इन्वेड अस, हम तो सालों से इसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, युद्ध में इतनी कोशिशें कर रहे हैं, बार बार दावे कर रहे हैं कि ईरान के हमने नेवी, सैन्य क्षमताओं सबको खत्म कर दिया, परमाणु क्षमताओं को खत्म कर दिया, लेकिन ऑप्टिक्स की लड़ाई वो बिल्कुल जीत नहीं पा रहे हैं। दुनिया भर में पूरी की पूरी जो एक सोच है वो इस वक्त ईरान के फेवर में है कि ईरान के साथ गलत हुआ है, यहां आक्रमण जो है इजराइल और अमेरिका की तरफ से हुआ, और अमेरिका के खुद के जो एलाइज हैं, यूरोप के एलाइज, उसमें स्पेन हो फार लेफ्ट हो, या इटली हो फार राइट हो, या यूके हो, केयर स्टार्मर जो वैग द डॉग वाली पॉलिसीज यूके किया करता था अमेरिका के साथ में, या फ्रांस, जर्मनी, तमाम ऐसे मुल्क हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खुलकर खड़े नहीं है। मार्क कार्नी खुलकर खड़े नहीं है, कनाडा के पीएम। तो इसीलिए जो अंतरराष्ट्रीय स्टेज पर उनकी बेइज्जती हो रही है, युद्ध वो खत्म नहीं कर पा रहे हैं, युद्ध जारी है और ईरान उनके मिलिट्री एसेट्स को इतना नुकसान पहुंचा रहा है। आज एक और रिपोर्ट आई है कि शायद एक दूसरे F-35 को भी ईरान ने नुकसान पहुंचाया है, उसकी कॉन्फर्मेशन अवेटेड है। अमेरिका अपनी लॉसेस को जो है कबूल भी नहीं रहा है खुलेआम। तो उसके बीच में पैम बॉन्डी को हटाया जा रहा है, रैंडी जॉर्ज को हटाया जा रहा है। आज समझ सकते हैं ना, जब ये तिलमिलाहट होती है एक सिस्टम में तो इसका मतलब है दिस वॉर इज फार फ्रॉम वन, और डेस्परेट ट्रंप नजर आ रहे हैं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। वापस से आपके साथ हाजिर होंगी तमाम अपडेट्स के साथ में शाम 7:30 बजे जावेद अशरफ के साथ। उस इंटरव्यू को जरूर देखिएगा और अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा तमाम अलर्ट्स के लिए। हमारे से जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।